वेलकम टू यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम, जहां हम आपको यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन बिहार की, जिसे मुख्य रूप से 5 कालखंडों में देखा जाता है। जी बिल्कुल। इस इतिहास को सही से समझने के लिए ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म और अंत में मौर्य एवं गुप्त वंश। देखा जाए तो ये एक बहुत ही विशाल समय सीमा है। बिल्कुल। किसी भी ऐतिहासिक कालखंड में जाने से पहले ना एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। कैसी बुनियादी बात? यही कि प्राचीन बिहार को जानने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के साधनों का उपयोग किया गया है। पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। अच्छा, तो ये पुरातात्विक साधन क्या होते हैं? मतलब इनमें क्या क्या आता है? देखिए, पुरातात्विक तथ्य वो ठोस सबूत हैं जो हमें जमीन के नीचे दबे हुए मिलते हैं। जैसे? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में है, चेचर यानी वैशाली, मनेर जो पटना में है, मनेर पटना, हाँ, और सोनपुर जो कि सारण में है, वहां से ताम्रपस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड मतलब वही मिट्टी के बर्तन ना? बिल्कुल सही। हाँ। और बाद के समय में मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वाओ, ये तो काफी अलग अलग जगहों से मिले हैं। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसके अतिरिक्त बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक भी इसी में गिने जाते हैं। तो जो विशाल इमारतें और गुफाएं हैं वो सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जी, और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब समझ आया। तो ये तो हो गए पुरातात्विक साधन। अब अगर दूसरे हिस्से की बात करें यानी साहित्यिक साधन, तो वो क्या है? साहित्यिक तत्वों में वो सब आता है जो लिखा गया है। इसमें रामायण, महाभारत, पुराण शामिल हैं। जो बहुत ही प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही बौद्ध रचनाएं भी हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक। विनय पिटक, क्या बात है। और जैन रचनाएं भी हैं, जैसे भगवती सूत्र। तो क्या सिर्फ भारत के लोगों ने ही ये सब लिखा था या कोई बाहरी लोग भी थे? बाहरी लोग भी थे। यात्रियों के विवरण, जैसे मेगस्थनीज जिनकी किताब इंडिका है, फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत। ह्वेनसांग का नाम तो काफी सुना है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध हैं। और अंत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण भी हमें साहित्यिक जानकारी देते हैं। तो इन दोनों साधनों को मिलाकर ही हमें पूरा इतिहास पता चलता है। चलिए अब जरा समय के उस सबसे शुरुआती छोर पर चलते हैं, मतलब पाषाण काल में, जहां प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। हाँ, और मानव विकास के आधार पर इसे बांटा गया है। तो इसका सबसे पहला चरण है पूरा पाषाण काल। इसमें क्या खास था? पूरा पाषाण काल में ना मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। मतलब वो बस शिकार करता था और खाना जमा करता था। कोई खेती बाड़ी नहीं? बिल्कुल नहीं। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। खुरदरे पत्थर के औजार? हाँ, ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। 1 लाख ईसा पूर्व? ये तो सच में बहुत पुराना समय है। काफी पुराना। फिर धीरे धीरे समय बदला और हम मध्य पाषाण काल की ओर आए। तो मध्य पाषाण काल में क्या नया हुआ? मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। अच्छा, पशुपालक मतलब जानवरों को पालना शुरू कर दिया था उन्होंने। आकार भी बदल गए थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब बड़े और खुरदुरे पत्थरों की जगह अब छोटे और तेज औजारों ने ले ली थी। बिल्कुल, तकनीक सुधर रही थी। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, सही है। लेकिन इसके बाद तो इंसान ने बसना भी शुरू कर दिया था ना? यही बदलाव नवपाषाण काल में आया। नवपाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। खाद्य उत्पादक मतलब अब उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। बिल्कुल, और इसके अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। पहाड़ों से वो मैदानों में आ गए थे। हाँ, क्योंकि खेती तो उपजाऊ मिट्टी में ही होगी ना। चिरांद जो सारण में है, चेचर यानी वैशाली, मनेर जो पटना में है, सनवार जो रोहतास में है। सनवार। वहां से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के औजार मतलब वो अब जानवरों की हड्डियों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जी। और इस समय कला का भी विकास हुआ। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। वाओ, गुफाओं में चित्रकारी। हाँ, ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। 2500 ईसा पूर्व। तो फिर इसके बाद ताम्रपाषाण काल आया होगा, जहां तांबे का इस्तेमाल हुआ। एकदम सही। ताम्रपाषाण काल में चिरांद, सोनपुर,
ताराडी, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। मतलब वही पुरानी जगहों से नए तरह के अवशेष। हाँ, पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। मतलब तांबे का भी इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा, पत्थर और तांबा दोनों। जी, ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। 1000 ईसा पूर्व। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पाषाण काल। अब हम आगे बढ़ते हैं वैदिक काल की ओर, जहां आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। बिल्कुल। और इसे ठीक से समझने के लिए वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अच्छा, वो 2 वर्ग कौन से हैं? पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है। तो क्या ये जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का पूर्व वैदिक काल था, क्या उस समय आर्य बिहार आ गए थे? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ओहो, मतलब शुरुआती दौर में वो बिहार तक नहीं पहुंचे थे। हाँ, उन्हें समय लगा। फिर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। गंडक नदी के तट तक। तो प्राचीन ग्रंथों में बिहार का सबसे पहला जिक्र कहाँ और कैसे मिलता है? देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण, ये कब लिखा गया था? ये लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है। 800 ईसा पूर्व। तो इसमें बिहार को क्या नाम दिया गया है? इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। विदेह यानी मिथिला का क्षेत्र, ये तो बहुत ही गहरा नाम है। जी, लेकिन ऋग्वेद में इसके लिए अलग शब्द मिलते हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। कीकट और व्रात्य, ये नाम तो थोड़े अजीब लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वैचारिक भिन्नता थी। इसी वजह से वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब प्राचीन भारत में महाजनपद और मगध साम्राज्य देखते हैं। अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो प्रारंभिक दौर में जो छोटे छोटे कबीले होते थे ना, असल में वही राजनीतिक केंद्र थे। हाँ, बिल्कुल। और मतलब यही कबीले धीरे धीरे बढ़ते गए। कबीलों का विस्तार पहले जन के रूप में हुआ, फिर वो जनपद बने और अंत में महाजनपद के रूप में उनका विस्तार हो गया। सही कहा। और इनका जो विस्तार था वो मुख्य रूप से उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है, और यही महाजनपद वाली व्यवस्था ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बनी। अच्छा, और इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। एकदम सही। और इन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों की सूची और उनकी राजधानियां स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। जैसे मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, और अंग की चंपा थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, और काशी की वाराणसी थी। मतलब ये काफी बड़े और महत्वपूर्ण इलाके थे। बिल्कुल। इसके अलावा कौशल की श्रावस्ती थी, मल्ल की कुशीनगर और वत्स की कौशाम्बी थे। और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी ना? हाँ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, शूरसेन की मथुरा और चेदी की शुक्तिमती थी। पश्चिम की तरफ भी कुछ थे। हाँ, पश्चिम में अवंती थी, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। और मत्स्य की विराटनगर थी। और वो दक्षिण भारत वाला एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो अश्मक था। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी, जो आज के महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्र में है। क्या बात है। और अंत में कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, और गांधार, जिसकी तक्षशिला थी। तो इन 16 महाजनपदों में से 3 का विस्तार क्षेत्र तो बिहार में ही था। वज्जी वैशाली क्षेत्र में, मगध पटना और गया क्षेत्र में, और अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था। बिल्कुल। तो ये वज्जी संघ की संरचना कैसी थी? देखिए, वज्जी संघ असल में 8 राज्यों का संघ था, और 8 राज्यों का संघ होने की वजह से इसे अट्ठकुल कहा जाता था। अच्छा, मतलब 8 राज्य एक साथ। हाँ, इसमें वज्जी, लिक्ष्वी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु शामिल थे। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो जनपद था वो लिक्ष्वी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी।
वैशाली नगर की स्थापना राजा वैशाल ने की थी। मतलब ये एक बहुत ही अलग तरह की व्यवस्था थी। बिल्कुल, इसीलिए वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। विश्व का प्रथम गणतंत्र, ये सच में कमाल की बात है। और इन सब में मगध महाजनपद राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से सबसे अधिक शक्तिशाली था। एकदम सही कहा। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागेगिरी, उदयगिरी और विप्लांचल। और ग्रंथों में मगध और अंग का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, और अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। बाद में अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। यहीं से मगध का विस्तार शुरू हुआ। मगध की स्थापना असल में बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वही जरासंध जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर वध किया था ना, महाभारत में भी इसका वर्णन है। बिल्कुल वही। तो मगध के इतने बड़े उत्कर्ष के मुख्य कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहला कारण तो उनकी सुरक्षित राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। मतलब एक प्राकृतिक किले जैसी थी। प्राकृतिक सुरक्षा। हाँ। दूसरा कारण था वहां की उर्वर जलोढ़ मृदा और नदियों के कारण सिंचाई और यातायात की बेहतरीन सुविधा। और शायद छोटा नागपुर क्षेत्र का भी कोई योगदान था। बहुत बड़ा योगदान था। छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों की प्रचुर उपलब्धता थी। ये सब साम्राज्य के लिए बहुत काम आए। सही बात है। और बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। इसके बाद हर्यक वंश आता है, जिसका काल 544 से 412 ईसा पूर्व था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। और बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने अपनी एक खास विवाह नीति से साम्राज्य विस्तार किया था। अच्छा, विवाह नीति से? बिल्कुल। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी थी, जिनसे विवाह के बाद काशी दहेज में मिल गया। दूसरी पत्नी छेल्लना थी, जो लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो मद्र के राजकुमारी थी। मतलब हर तरफ से संबंध मजबूत कर लिए। और उसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। हाँ, ये कूटनीति का हिस्सा था। लेकिन 492 ईसा पूर्व में उसके अपने ही पुत्र अजात शत्रु ने उसकी हत्या कर दी। अजात शत्रु, जिसका वास्तविक नाम कुंडनेक था, उसने प्रसेनजीत को हराकर काशी पर अधिकार किया और फिर उसकी पुत्री वाजरा से विवाह कर लिया। और अजात शत्रु ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए वज्जी संघ और मल्लों को भी पराजित किया था। उसी ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। फिर 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। हाँ, सत्ता के लिए। और उदयन ने राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, जो कि गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। मतलब लगातार पिताओं की हत्या होने के कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिल्कुल। फिर शिशुनाग वंश आया, जो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की और उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। और उसने अवंती और वत्स को भी मगध में मिला लिया था। हाँ। उसके बाद 394 ईसा पूर्व में कालाशोक शासक बना, जिसे पुराणों में काक वर्ण कहा गया है। उसने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र कर दिया। अच्छा। और कालाशोक ने ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके बाद आता है नंद वंश, जिसका समय 344 से 321 ईसा पूर्व था। महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की थी। और महापद्मनंद बहुत शक्तिशाली था। उसने एक छत्र जैसी उपाधियां ली। पाली ग्रंथों में उसे उग्रसेन कहा गया है ना? हाँ, और पुराणों में तो उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला वो प्रथम मगध सम्राट था। और महान वैयाकरण पाणिनि भी इसी के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ।
धनानंद के समय ही 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण हुआ था। लेकिन मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। फिर धनानंद ने एक गलती की। उसने चाणक्य का अपमान किया था और उसी के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का काल 321 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। जी। जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। हाँ, और इस बात की पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। वहीं प्लूटार्क और एरियन ने उसे एंड्रोकोटस कहा। गुरु चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी सहायता से 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। सही कहा। और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद हुई संधि में उसे काबुल, कांधार, मकरान और हेरात मिले। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेन कार्नेलिया से हुआ और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को भेजा था, जिसने इंडिका की रचना की। साम्राज्य का विस्तार काफी बड़ा था। उत्तर में हिंदुकुश यानी ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में बंगाल तक था। बिल्कुल, एक विशाल साम्राज्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और इसके बाद चंद्रगुप्त अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। हाँ, वो जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके बेटे बिंदुसार के हाथों में आई। उनका शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक था। उन्हें अमित्रघात और सिंहसेन भी कहा जाता था। सही कहा। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन उनकी केवल सेना ही नहीं बल्कि उनकी कूटनीति भी बहुत कमाल की थी। कूटनीति से मतलब विदेशी राजाओं से उनके संबंध? हाँ, सीरिया के राजा एंटियोकस ने उनके दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था और मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फिस ने डायोनिशियस नाम का राजदूत भेजा था। अरे वाह! मतलब बिना इंटरनेट या आधुनिक संचार के उस जमाने में हजारों किलोमीटर दूर बैठे विदेशी शासक अपने राजदूत भेज रहे हैं। ये तो प्राचीन काल की ग्लोबल डिप्लोमेसी हो गई। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था, पश्चिमी दुनिया तक था। वैसे बिंदुसार व्यक्तिगत रूप से आजीवक संप्रदाय को मानते थे, जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल थे। लेकिन प्रशासन में वो काफी सख्त थे। उन्होंने अपने बेटे अशोक को तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह दबाने के लिए भेजा था ना? हाँ, भेजा था। और वही तक्षशिला का अनुभव अशोक के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग साबित हुआ। उसी अनुभव ने अशोक को एक अत्यंत कठोर प्रशासक बना दिया था। अच्छा। फिर बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे। उनका शासन 232 ईसा पूर्व तक चला। और गद्दी पर बैठने से पहले वो उज्जैन के राज्यपाल भी रहे थे। सही। उनके नाम को लेकर भी एक दिलचस्प रहस्य है। पुराणों में उन्हें अशोकवर्धन कहा गया है, लेकिन जो पुराने शिलालेख मिले हैं, जैसे मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदेगोलम के अभिलेख, वहां उनका नाम सिर्फ अशोक मिलता है। शिलालेखों वाला नाम इतिहास में ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। हाँ, लेकिन मुझे उस दावे पर आना है जो बौद्ध ग्रंथों यानी सिंघली अनुश्रुतियों में मिलता है। उनमें लिखा है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की बेरहमी से हत्या की थी। एक सेकेंड, क्या ये सच में एक ऐतिहासिक तथ्य है या सिर्फ अतिशोक्ति है? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, धार्मिक साहित्य में महिमा मंडन की एक शैली होती है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनकी छवि को पहले खूंखार खलनायक दिखाना जरूरी था। मतलब ये साबित करने के लिए कि धर्म ने उनका कितना बड़ा हृदय परिवर्तन किया। बिल्कुल, एक तरह का बिफोर और आफ्टर विज्ञापन। बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के राज्याभिषेक के बीच जो 4 साल का अंतर है, वो बताता है कि भाइयों में खूनी संघर्ष तो जरूर हुआ था। कुछ भाइयों की हत्या तो निश्चित रूप से हुई होगी। हाँ, लेकिन 99 की सटीक संख्या एक बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है। ये सिर्फ अशोक के हृदय परिवर्तन को चमत्कारिक दिखाने के लिए था। अच्छा, अब उनके प्रशासन पर आते हैं। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था।
कौटिल्य के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए 18 तीर्थ या उच्च अधिकारी होते थे। हाँ, जैसे समाहर्ता जो राजस्व यानी टैक्स विभाग का प्रधान था, और सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेना प्रमुख तो खैर सेनापति होता ही था। तो ये समाहर्ता इतने बड़े साम्राज्य से टैक्स कैसे वसूलता था बिना किसी डिजिटल रिकॉर्ड के? ओह, उनका सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित था। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर टिकी थी। कृषि पर उपज का 1/6 हिस्सा टैक्स लगता था और व्यापार या उद्योग पर 1/10। और सरकारी भूमि भी तो होती थी ना? हाँ, उसे सीता भूमि कहते थे। तो समाहर्ता का काम केवल अनाज इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि हर गांव का एकदम सटीक लेखा जोखा रखना था। मैंने ये भी पढ़ा है कि कर चोरी पर सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। क्या ये सच में इतना कठोर था या सिर्फ डराने के लिए था? ये असल में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। उनके पास 4 प्रकार की विशाल सेना थी: पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ। इतने बड़े तंत्र को पालने के लिए असीमित खजाने की जरूरत थी। अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो सेना को वेतन नहीं मिलेगा। एकदम सही। और सेना ने विद्रोह कर दिया तो साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए कर चोरी सबसे बड़ा अपराध था। इस खौफ को बनाए रखने के लिए न्याय व्यवस्था भी बहुत सख्त रही होगी। हाँ, कोर्ट 2 हिस्सों में बटे थे: धर्मस्थीय जो दीवानी मामलों के लिए था और कंटक शोधन जो फौजदारी मामलों के लिए था। लेकिन इस खौफ को जमीन पर लागू कैसे करते थे? लोग तो छुपकर भी साजिश कर सकते हैं। यहीं पर उनकी असली ताकत सामने आती है। उनका जासूसी तंत्र, जिसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अच्छा, ये गूढ़ पुरुष काम कैसे करते थे? इसमें 2 तरह के जासूस होते थे: संस्था और संचार। संस्था वाले जासूस एक ही जगह रुककर काम करते थे, जैसे छात्र या व्यापारी के भेष में। और संचार वाले? वो पूरे राज्य में लगातार घूमते रहते थे, फील्ड एजेंट्स की तरह। मतलब गांव के कोने की बात भी सीधे राजा तक पहुंच जाती थी। अरे बाप रे! लेकिन इस समाज को लेकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। कौटिल्य कहते हैं कि समाज 4 वर्णों में बटा था और दास प्रथा भी थी। लेकिन विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने कुछ और ही लिखा है। हाँ, मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। और सबसे अजीब बात, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? असल में यूनान में दासों के साथ बहुत क्रूरता होती थी। उन्हें जंजीरों में रखा जाता था। भारत में दास आमतौर पर घरेलू काम या खेती करते थे और उनकी स्थिति बहुत बेहतर थी। अच्छा, तो मेगास्थनीज को लगा कि ये दास नहीं बल्कि सिर्फ वेतन पाने वाले नौकर हैं। हाँ, विदेशी नजरिया हमेशा स्थानीय चीजों को अपने चश्मे से देखता है। समझ गई। अब उस खूनी मोड़ पर आते हैं जिसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया, कलिंग युद्ध। ये अशोक के शासन के 9वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके 13वें शिलालेख में इसका बहुत दर्दनाक वर्णन है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक अनुभवी राजा जिसने इतने युद्ध लड़े हों, वो कलिंग युद्ध से अचानक इतना विचलित कैसे हो गया? क्योंकि वो केवल 2 सेनाओं का युद्ध नहीं था, वो एक भयानक नरसंहार था। लाखों लोग मारे गए और बंदी बनाए गए। तो उस मैदान में बिखरी लाशों को देखकर उनका मन बदल गया? हाँ, उस दुख की वास्तविकता ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत अपना पुराना शैव धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें दीक्षा दी थी ना? बिल्कुल। और उसके बाद कलिंग से सबक लेकर उनकी पूरी नीतियां बदल गईं। हाँ, शासन के 10वें वर्ष में उन्होंने बोधगया की यात्रा की, 13वें वर्ष में धम्म का संदेश शिलालेखों पर लिखवाया और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी। 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गए जहां बुद्ध का जन्म हुआ था और वहां का टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया। लेकिन एक सेकंड, क्या हुआ? क्या ये सब आधुनिक कूटनीति या पीआर कैंपेन जैसा नहीं लगता? कलिंग के बाद अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए। ये विश्लेषण काफी कुशाग्र है। अशोक बहुत ही व्यावहारिक शासक थे। वो समझ गए थे कि सैन्य बल से साम्राज्य की सीमाएं तो बढ़ सकती हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता। हाँ, इतने बड़े तंत्र को जोड़ने के लिए एक नैतिक विचारधारा की जरूरत थी। सही कहा। इसलिए उन्होंने अपनी इस विचारधारा के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। एक सम्राट अपने ही बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत बनाकर भेज रहा है, ये तो कूटनीति का एक बिल्कुल नया लेवल था। बिल्कुल। अशोक ने बौद्ध धर्म की अहिंसा को अपने साम्राज्य को बिखरने से बचाने का हथियार बना लिया था। तो अब
इस दर्शन को भी समझ लेते हैं, बौद्ध धर्म और उसके संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन। हाँ, बुद्ध जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उनका जन्म 583 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। पिता शुद्धोधन और माता महामाया देवी थी। सब कुछ तो था उनके पास, राजमहल, सत्ता। फिर उन्होंने ये सब छोड़ा क्यों? क्योंकि राजमहल की दीवारें उन्हें जीवन की सच्चाई से दूर नहीं रख सकीं। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तो इन दृश्यों ने उन्हें परेशान कर दिया। हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसी उथल-पुथल ने उन्हें 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर वो सच्चे ज्ञान की तलाश में निकल गए। वैशाली में अलार कलाम उनके पहले गुरु बने। और राजगृह में रुद्रक रामपुत दूसरे। लेकिन अंततः 6 साल की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। और तभी से वो बुद्ध कहलाए। लेकिन वो ज्ञान असल में था क्या? क्या कोई रहस्य था? नहीं, वो विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। पहला कि जीवन में दुख है, दूसरा दुख समुदाय, यानी दुख का एक कारण है जो कि हमारी तृष्णा या इच्छाएं हैं। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। ये तो बहुत तार्किक है। बिल्कुल। तीसरा है दुख निरोध, यानी इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक वगैरह। लेकिन आम जनता के लिए इसका क्या मतलब था? आम भाषा में उन्होंने इसे मध्यम मार्ग कहा, यानी न तो बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करो और ना ही केवल भोग विलास में डूबे रहो। एक संतुलित जीवन जियो। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और उनके उपदेश संस्कृत में नहीं बल्कि जनसाधारण की भाषा पाली में थे। यही कारण था कि वो आम लोगों तक इतनी तेजी से पहुंचे। बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ भी हैं, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध के जीवन को प्रतीकों से भी दर्शाते हैं। जन्म का कमल, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह या स्तूप। सही। 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध ने शरीर त्यागा तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो क्या? उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को बिना मिलावट के कैसे संभाला जाए। अच्छा, इसी के लिए फिर बौद्ध संगीतियां यानी बड़े सम्मेलन हुए। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई, जहां सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखे गए। हाँ, सुत्त पिटक में बुद्ध के मूल उपदेश थे और विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम थे। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। और तीसरी संगीति का तो सीधा संबंध हमारे मौर्य साम्राज्य से है। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय हुई थी ये। बिल्कुल। इसी सम्मेलन में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, जिसमें दार्शनिक विचार थे। और फिर ईसा की पहली शताब्दी में कुंडलवन में चौथी संगीति हुई कनिष्क के समय, जहां वो बड़ा धमाका हुआ। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान जो रूढ़िवादी थे और महायान जो बदलाव चाहते थे। तो मतलब समय के साथ वो सरल मध्यम मार्ग एक बहुत बड़े संगठित वैश्विक धर्म में बदल गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब जैन धर्म दिखते हैं। जैन धर्म की नींव कोई एक व्यक्ति नहीं रखता, बल्कि इसमें तीर्थंकरों की एक पूरी अटूट परंपरा रही है। राइट। और इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जो इसके संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। अच्छा, 24 तीर्थंकर। तो इस पूरी कड़ी में बाकी महत्वपूर्ण नाम कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वो पार्श्वनाथ थे। हाँ, पार्श्वनाथ। बिल्कुल। और वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, मतलब राजघराने से थे। और सब कुछ त्याग कर उन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समाज को 4 बहुत ही बुनियादी शिक्षाएं दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा धन जमा ना करना, है ना? एग्जैक्टली। और इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर 24वें तीर्थंकर आते हैं महावीर स्वामी, जिन्हें हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। राइट, महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था।
हाँ, और इनके जन्म को लेकर 2 तथ्य हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। सामान्यतः माना जाता है कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व। हाँ। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नवीनतम संस्करण में और उनका जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व बताई गई है। अच्छा, तो ये नया अपडेट है। और उनका जीवन भी तो पूरी तरह राजसी था, है ना? मतलब पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। बिल्कुल। और दामाद जमाली, मतलब इतना भरा पूरा सुखी परिवार छोड़कर कोई सन्यासी क्यों बन जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो भौतिक सुखों से आगे कैवल्य यानी आत्मिक सत्य की तलाश में थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की उम्र में? हाँ, और पूरे 12 वर्ष की अत्यंत कठोर तपस्या की, मतलब अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए। और फिर 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में, और अंततः उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। राइट। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन धर्म के त्रिरत्न स्थापित हुए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जो पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे ना, उसमें महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। अच्छा, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था। और इन तीर्थंकरों के कुछ प्रतीक भी तो हैं जिन्हें याद रखा जाता है। बिल्कुल, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक बैल या वृषभ है, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का हाथी है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प है। सर्प, ओके। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। राइट। एक चीज और, जैन धर्म के दर्शन में अनेकांतवाद या स्यादवाद का भी तो जिक्र आता है, वो क्या है? अनेकांतवाद, जिसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं, मतलब ये बहुत ही वैज्ञानिक सोच है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई एक दृष्टिकोण अंतिम सत्य नहीं होता। हाँ, वो अंधे आदमियों और हाथी वाली कहानी की तरह। कोई सूंड पकड़कर कुछ कहता है, कोई पैर पकड़कर कुछ और। एग्जैक्टली, वही बात है। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह में, ओके। लेकिन ये दर्शन तो बहुत लचीला लगता है। फिर जैन धर्म में वो बड़ा विभाजन क्यों हो गया? मतलब प्रथम संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें दिगंबर और श्वेतांबर में बंटवारा हो गया। क्या सिर्फ विचारों की कठोरता ही कारण थी? नहीं, इसका एक बहुत ही व्यवहारिक कारण था। दरअसल मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 12 साल का अकाल? बाप रे। हाँ, तो उस अकाल के दौरान भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए ताकि धर्म के नियमों का पालन हो सके। लेकिन जो लोग स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे, उन्होंने नियमों में थोड़ी ढील दे दी थी, जैसे श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। अच्छा, तो जब भद्रबाहु वापस आए तो ये वैचारिक दरार आ गई? बिल्कुल। भद्रबाहु के दिगंबर संप्रदाय ने पूर्ण नग्नता और कठोरता को ही सही माना, और स्थूल भद्र के श्वेतांबर संप्रदाय ने श्वेत वस्त्र और कम कठोरता को अपना लिया। समझ गए। और बाद में द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित हुई थी, जहां धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। 512 ईस्वी वल्लभी में। अब अगर हम इस दार्शनिक शांति से थोड़ा आगे बढ़ें तो अचानक से राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो जाती है। मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और ब्राह्मण वंशों का उदय। ये तो ऐसा लगता है जैसे सेनापतियों के राजा बनने का दौर आ गया हो। बिल्कुल सही कहा। मतलब जब मौर्य शासक कमजोर पड़े तो उनके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी। 185 ईसा पूर्व में? लेकिन पुष्यमित्र तो ब्राह्मण था ना, सेनापति कैसे? हाँ, वो ब्राह्मण था। जब यवनों का आक्रमण हुआ और मौर्य राजा कमजोर पड़ गए तो उसे शस्त्र उठाने पड़े। उसने सेनानी की उपाधि ली और यवनों को हराया भी। और सत्ता को मान्यता दिलाने के लिए उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। राइट। और उन यज्ञों के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। अरे वाह, पतंजलि। हाँ, फिर पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना, जो
कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक भी है। अग्निमित्र। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बिल्कुल, और देवभूति के साथ भी वही हुआ, हत्या कर दी गई। हाँ, वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना की। ये भी एक ब्राह्मण वंश था। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। और फिर सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने कर दी। मतलब वही कमजोर राजा की हत्या और नई सत्ता। एग्जैक्टली। तो अब ये जो अंदरूनी कमजोरी थी ना, इसका फायदा विदेशियों ने उठाया। बिल्कुल। हिंद यूनानी, शक और पहलव के बाद कुषाण आए, जो मूल रूप से चीन की यूची या तोखरी जाति के थे। चीन से आए थे। और इस कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस था, राइट? हाँ, लेकिन इनका जो सबसे प्रमुख और प्रतापी शासक था वो कनिष्क था। उसकी राजधानी पुरुषपुर यानी आज का पेशावर और मथुरा में थी 78 ईस्वी में। लेकिन एक विरोधाभास लगता है यहाँ। मतलब जो कुषाण चीन से आए थे, विदेशी थे, उन्हीं के समय में भारत की बौद्ध कला, गांधार और मथुरा कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ। ऐसा कैसे? दरअसल कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर उनका अधिकार हो गया था। अच्छा। व्यापारिक मार्ग। हाँ। जिससे बहुत पैसा आया और उन्होंने भारतीय संस्कृति में खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। और वो पाटलिपुत्र से बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष को भी विजित करके अपने दरबार में लाया था। मतलब विदेशी होकर भी पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गए। राइट। लेकिन इन विदेशियों के बाद आता है एक विशाल स्वदेशी साम्राज्य, मतलब जिसे हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त साम्राज्य। बिल्कुल। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिनका समय 240 से 280 ईस्वी तक रहा। फिर घटोत्कचाय, जो पहले महाराजा बने। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, 320 से 335 ईस्वी तक। और इन्होंने ही 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। हाँ, और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उन्हें बहुत राजनीतिक ताकत मिली और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। महाराजाधिराज। और फिर आते हैं उनके पुत्र समुद्रगुप्त। हाँ। 335 से 375 ईस्वी। इनकी तो जीत की कहानियां इतनी बड़ी हैं कि इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया था। बिल्कुल। और इनकी विजयों का सबसे बड़ा सबूत हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने कितने राजाओं को हराया। सिर्फ तलवार ही नहीं, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। हाँ। इसीलिए उन्हें कविराज और पराक्रमांक जैसी उपाधियां भी मिली। राइट। 415 ईस्वी शकों को हराकर उन्होंने 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि ली। 389 ईस्वी में विक्रमादित्य। और इन्हीं के समय में वो चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था ना? हाँ, 399 से 414 ईस्वी के बीच फाहियान भारत में रहा। और मेहरौली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, उसका चंद्र भी इन्हीं को माना जाता है। बिल्कुल। और इनके दरबार के नवरत्न तो बहुत मशहूर हैं। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, क्षपणक और वरुचि। एग्जैक्टली। लेकिन एक कूटनीतिक तुलना मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब समुद्रगुप्त ने तलवार से राज्य बढ़ाया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया और बिना युद्ध के गुजरात जीत लिया। हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र। बिल्कुल। और फिर स्कंदगुप्त राजा बने। इनके समय में मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर जाति हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण? हाँ, जिन्हें म्लेच्छ भी कहा गया है। स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण विफल किया और उन्हें खदेड़ लिया। इसका पूरा वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी तो करवाया था। बिल्कुल करवाया था। और उन्होंने शकरादित्य की उपाधि भी ली। लेकिन अंततः इस वंश का पतन शुरू हो गया और जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, उसी के साथ मगध के इतने बड़े वंश का अंत हो गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय देखते हैं, जिसकी स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त ने की थी। सही कहा।
लेकिन ये जो केंद्र था ये सिर्फ गुप्तों तक सीमित नहीं रहा। नहीं, एकदम नहीं। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन आए और पाल शासकों ने भी इसे बहुत संरक्षण दिया है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी। हाँ, तो आप सोचिए इसका महत्व उस समय कितना ग्लोबल था। अगर हम ह्वेनसांग के समय की बात करें, उस समय आचार्य शीलभद्र वहां के प्रमुख थे। बिल्कुल, और संख्या सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ह्वेनसांग बताते हैं कि वहाँ 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। 10,000 विद्यार्थी? हाँ, और उनको पढ़ाने के लिए 1510 आचार्य मौजूद थे। 1510, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन मुझे इसके प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो तो होनी ही थी, क्योंकि प्रवेश बिल्कुल आसान नहीं था। बिल्कुल, मतलब गेट पर ही। हाँ, द्वारपाल ही एक तरह से सबसे बड़ा मूल्यांकन कर लेते थे। प्रवेश द्वारपाल द्वारा ली जाने वाली 3 स्तरों की कठिन जांच से होता था। ये तो आज के सबसे कठिन इंटरव्यू से कम नहीं था। एकदम सही। और अंदर जाने के बाद विषय भी बहुत जटिल थे, सिर्फ बौद्ध शिक्षा नहीं। हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और व्याकरण, मतलब दुनिया भर का ज्ञान। इसीलिए चीन, तिब्बत, श्रीलंका और इंडोनेशिया, जापान, कोरिया से भी विद्यार्थी आते थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह निःशुल्क था। पूरी तरह मुफ्त। तो इसका आर्थिक खर्च कैसे निकलता था? इसके खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। 200 गांव, क्या बात है। और वो पुस्तकालय का आकार वो 3 विशाल भवनों से बना था ना? हाँ, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। और उनमें 90 लाख किताबें थी। 90 लाख। इसीलिए इसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। और आधुनिक समय में देखें तो 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया। और 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे दोबारा शुरू करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद 2010 में एक्ट पारित हुआ और 2014 से नए विश्वविद्यालय में पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। अच्छा, कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना तो कर दी, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि उस समय गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? प्रशासन की बात करें तो राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त था। मतलब राजा को सीधे भगवान से जुड़ा माना जाता था। हाँ, लेकिन मौर्यों की तरह सत्ता पूरी तरह एक ही जगह केंद्रित नहीं थी। अच्छा, राजा के पास प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार तो थे। फिर भी उन्होंने प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर रखा था। जैसे साम्राज्य का विभाजन देखें तो सबसे ऊपर देश आता था और देश के प्रधान को गोप्ता कहते थे, है ना? बिल्कुल। फिर देश के नीचे भुक्ति आता था, जिसके प्रधान को उपरिक कहा जाता था। हाँ, और उसका प्रधान विषयपति होता था। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। एकदम सही। ये तो हो गया प्रशासन। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य आय तो कृषि ही थी। कर कितना लगता था? कर उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। और व्यापार भी तो काफी था। ताम्रलिप्ति एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। हाँ, पूर्वी तट पर मुख्य व्यापारिक बंदरगाह वही था और आंतरिक व्यापार के लिए उज्जैन प्रमुख नगर था। और उनके सिक्के? सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे। और चांदी के सिक्कों को रुपयक। समृद्धि तो थी, लेकिन समाज में कुछ बहुत ही नकारात्मक पहलू भी आ रहे थे। हाँ, समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल होकर जाति व्यवस्था बन गई थी। इसी काल में कायस्थ जाति का पहला वर्णन मिलता है। बिल्कुल, और छुआछूत बहुत ज्यादा था। हाँ, अछूतों को गांव से बाहर रहना पड़ता था, जो कि बहुत ही भयानक है। दास प्रथा भी मौजूद थी। और अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो उसमें भारी गिरावट आई। अब भानुगुप्त के एरण अभिलेख से इसका पता चलता है ना? हाँ, 510 ईस्वी के उस अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिला है। एक तरफ इतना समृद्ध प्रशासन और दूसरी तरफ सती प्रथा, ये कैसा विरोधाभास है? विरोधाभास तो है, लेकिन समाज की इन जटिलताओं के बावजूद कला और साहित्य का विकास अभूतपूर्व था। स्थापत्य कला में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और गुफाओं और मूर्तिकला का विकास भी हुआ, जैसे महाराष्ट्र की अजंता गुफा और मध्य प्रदेश की बाघ गुफा, जिनका निर्माण इसी काल में हुआ था। बिल्कुल, जिनमें बौद्ध और हिंदू दोनों चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं। और साहित्य की तो झड़ी ही लग गई थी। हाँ, कालिदास को ही ले लीजिए। हाँ, उनकी रचनाओं ने तो इतिहास रच दिया, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। बिल्कुल, और रघुवंशम और कुमार संभवम भी उन्हीं की देन है। इसके अलावा मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम
सब एक से बढ़कर एक। और सिर्फ कालिदास ही नहीं, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी। वही पंचतंत्र जो आज भी कहानियों के रूप में मशहूर है। हाँ, और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। इसके साथ ही अमर सिंह ने अमरकोश बनाया। और कामंदक का नीतिसार भी इसी काल में आया। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। साहित्य का दायरा बहुत बड़ा था। और विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान तो भुलाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, उनकी आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दश गीतिका ने तो दिशा ही बदल दी। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया। इसीलिए तो उन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इसी भारी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने इसे स्वर्ण युग कहा था। लेकिन स्वर्ण युग के बाद, यानी गुप्त काल के पतन के बाद क्या हुआ? पूर्वी भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, जिसे हम पाल वंश कहते हैं। इसकी स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी, है ना? हाँ, और उन्होंने भी शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया। मतलब शिक्षा का केंद्र फिर से मजबूत होने लगा। बिल्कुल, और पाल वंश के सबसे प्रमुख शासक तो धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया भागलपुर में। और वर्तमान बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार का निर्माण भी करवाया। लेकिन धर्मपाल तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भी शामिल थे ना? हाँ, वो संघर्ष बहुत मशहूर है। धर्मपाल ने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से युद्ध किया था। पहले तो वो प्रतिहार शासक वत्सराज से हार गए थे। लेकिन बाद में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। और फिर परिस्थितियां बदली और धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और इसी के साथ उन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी ली। बहुत सही। फिर 810 ईस्वी में उनका पुत्र देवपाल शासक बना। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और याद है, शुरुआत में हमने जावा के शासक बालपुत्र देव की बात की थी। हाँ, देवपाल ने ही तो उन्हें नालंदा विहार के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बिल्कुल। उसके बाद विग्रहपाल, महिपाल और रामपाल जैसे शासक आए। पाल काल की एक और बात बहुत मशहूर है, उनकी कांसे की मूर्तियां। हाँ, और इसके प्रवर्तक धीमन और विठपाल थे। सही कहा। अच्छा, अब हम पूरे प्राचीन बिहार के राजनीतिक केंद्रों और प्रमुख साहित्यों का एक त्वरित संकलन कर लेते हैं। मैं वंश बोलता हूं, आप राजधानी बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। बृहद्रथ वंश। गिरिव्रज या राजगृह। बिंबिसार के समय? उस समय भी गिरिव्रज या राजगृह ही थी। उदयन ने क्या किया? उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश की राजधानी? वैशाली। और कालाशोक? पाटलिपुत्र। नंदवंश? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश? मौर्यों की भी पाटलिपुत्र ही थी। कुषाण? पुरुषपुर और मथुरा। गुप्त वंश की राजधानी? पाटलिपुत्र। और अंत में पाल वंश? मुंगेर। बढ़िया। अब जल्दी से साहित्य और उनके लेखक देख लेते हैं। अर्थशास्त्र? कौटिल्य, ये राज्य प्रबंधन पर है। बुद्धचरित? अश्वघोष, जो कि एक बौद्ध महाकाव्य है। प्रज्ञापारमिता? नागार्जुन, इसमें शून्यवाद की बात है। सी.यू. की? ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। इंडिका? मेगास्थनीज, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में है। मिलिंदपन हो? नागसेन, ये मिनांडर और नागसेन का वार्तालाप है। ललित विस्तार? इसके लेखक अज्ञात हैं, पर इसमें बुद्ध की लीलाएं हैं। महावंश? ये भी अज्ञात है, श्रीलंका के राजाओं पर। और जातक कथाएं? इसके भी लेखक अज्ञात हैं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो आज हमने देखा बिहार का प्राचीन इतिहास का मास्टर वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।